हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए दमदार सवालों का संग्रह होने वाला है। तो साथ ही जैसा कि लगातार एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में दमदार सवालों का क्लास होने वाला है। टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही क्या आप भी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं? तो क्या आप इन 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? क्या आप सभी की उस लेवल की तैयारी चल रही है जो आपका अगले मंथ से एग्जाम चल रही है कि आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसे सही कर सकते हैं? तो इस क्लास से साथ ही आपको पूरी तरीके से आइडिया मिलने वाला है। यदि साथ ही आप इन 80 क्वेश्चन में से मान के चलिए 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो समझिए आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। यदि साथ ही आपका 60 क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं तो आपको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। ये बात याद रखिएगा, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है पूरे ऑफिशियल सिलेबस को कवर करेगा। सारा टॉपिक क्लियर है आज की इस क्लास में, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। 80 क्वेश्चनों का जो कंपाइलेशन होने वाला, बहुत ही दमदार सवालों का कंपाइलेशन होने वाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उसे तैयार करिए और अपने तैयारियों की देखिए। एमटीएस हवलदार क्वेश्चन 2025 होने वाला भाई। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक शाम में 6 बजे लगातार क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या दे रखा है। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? बताइए, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए साथी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है अनुच्छेद 124 के तहत? तो याद रखिएगा साथी, राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। बताइए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी बताना आपको जिसका उद्गम मैदान में है, उसको चिन्हित करिए। वो कौन सा नदी है? तो याद रखिएगा गोमती नदी है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? बताइए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताइए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो आप जानते हैं साथी, ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। यानी पहला ऑप्शन देखिए 26/1/1930, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? बताइए, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? बताइए साथी, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हमने आपसे कहा है जो भी आप सभी के बीच क्लास आएगी तो उस क्लास को आप लोग टेस्ट के रूप में लें। तो इस क्लास को भी भाई आप टेस्ट के रूप में लेंगे, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, उसे तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता है तो उसे आप स्किप करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये बात याद रखिएगा, इससे आपका क्या होगा, अभी से आदत बनेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, तो कौन सा साथी? पारदर्शी या पारभासी या प्रकाशमान या अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है प्रकाश के रास्ते में, यानी प्रकाश के पथ में। तो याद रखिएगा अपार
अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? बताइए, रुक्मणी देवी अरुंडेल का किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथी, भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? बताइए साथी, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो याद रखिए, अध्यक्ष या लोकसभा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? बताइए, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो याद रखिएगा, नखास पिंड को चुना गया था। ऑप्शन ए नखास पिंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए साथी, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? बताइए, लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, साओ जो आओ उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए, ये गोवा राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो साथी, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, तो याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे और तैयार भी हो रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लासेस आ रही हैं, तो इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, जो संगीतकार बिस्मिल्लाह खान है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखेंगे, शहनाई से है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी के क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। मयूरद्वीप यानी पीकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्त, पीकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे साथी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? बताइए साथी, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो याद रखेंगे साथी, जयप्रकाश नारायण को। यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? बताइए दोस्त, भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? तो याद रखेंगे साथी, ये बिहार राज्य में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? बताइए साथी, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था?
तो ये गुरु अंगद जी द्वारा। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो साथ ही आप जानते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वह स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा रंगून था। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? बताइए साथी, किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो साथ ही याद रखिएगा, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन कहना है, इसलिए आपको भी टाइम को देखते हुए साथ में चलना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? तो संसद के दोनों सदनों की। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। संसद के दोनों सदन कौन है? राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इंडिया क्विट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में? तो 1942 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? बताइए, मनुष्य के हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टोटल 27 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? बताइए, किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आप लोग, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 को। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? बताइए, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यानी यूनेस्को में शामिल है, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यूके में यानी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बताइए साथी, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए साथी, किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अशोक मेहता कमेटी ने। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? बताइए साथी, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो किस स्थान पर दिया था? तो साथी याद रखिएगा सारनाथ पे दिया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए साथी, जब भारत के विभाजन हुआ था तो इस टाइम भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो इस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथी याद रखिएगा JB कृपलानी थे। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 है। नागझीरा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है।
ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बताइए साथी, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कोडागू में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके बताइए सॉल्व का राइट आंसर। तो सर जी यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन बताइए, देखिए किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा हीरा का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? बताइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्कटिक महासागर है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो सर ये अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? बताइए साथी, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये समुद्रगुप्त की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा साथी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या था? तो साथी जो प्रसिद्ध चित्रकार था पाब्लो पिकासो वो क्या था? फ्रेंच था, इटालियन था, फ्लेमिश था या स्पेनिश था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा स्पेनिश था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? बताइए, किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो याद रखिएगा नींबू में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताइए, किस भारतीय राज्य में बार नवापार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? बताइए साथी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? बताइए, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो भाई याद रखिएगा मूल अधिकार में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? किस ईस्वी में सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1517 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को।
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? भारत के संविधान में संघ सूची या सूची पहला किस अनुसूची में दी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ये किन ऊर्जा के योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये साथी किन ऊर्जा का योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा साथी, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी किसके एनर्जी की योग का होता है? एक तो साथी स्टैटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी के बराबर? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गतिज ऊर्जा की। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। डैश एक नृत्य जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। बताइए सती, एक नृत्य कौन सा है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है? तो सर जी कुचिपुड़ी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथी, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। ये बात याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे जीवमंडल नीचे है? बताइए साथी, भारत का सबसे जीवमंडल नीचे कौन सा है इनमें से? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो गुजरात में पड़ता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो साथी लास्ट में स्कोर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना है। बताइए कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय रूप से है इनमें से? तो सर जी केवल कथक है। कथक कहाँ से है? तो सर जी यूपी से है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मेरे दोस्त याद रखिए गोविंद सागर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो सर जी ये जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। लोसर त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो MK गांधी जी हैं, मतलब कि महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 63 को। झरिया और रानीगंज को निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? झरिया और रानीगंज को किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा कोयला के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। 1911 में किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो साथ ही आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था जो कि लॉर्ड कर्जन ने कराया था, लेकिन साथ ही 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था बंगाल के विभाजन को 1911 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 65 को। राज्य विधानमंडल में किस सभा विघटन यानी भंग करने के अधीन है? तो साथ ही याद रखिएगा जो आपका ये राज्य विधानमंडल है इसमें साथ ही विधानसभा जो है ना वो विघटन के अधीन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए,
रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। सवाई गंधर्व निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित है? बताइए, सवाई गंधर्व ये किस घराने से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा किराना घराने से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? तो सर ये समानता आ गया, इसका मतलब अनुच्छेद 14 मत जाइएगा, अनुच्छेद 16 है, या समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14, लेकिन जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है ये अनुच्छेद 16 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को हल करिए। किसी सेल या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? बताइए, किसी सेल या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त सरंध्रता बुलाता है। बी ऑप्शन सरंध्रता बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्याग्राम की स्थापना किसने की? 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्याग्राम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा प्रोतिमा गौरी बेदी ने किया था। डी ऑप्शन प्रोतिमा गौरी बेदी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो भाई याद रखिएगा मुंबई शहर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। किस कुचिपुड़ी नर्तक या नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, किस कुचिपुड़ी नर्तक या नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा अपर्णा सतीशन को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 को। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? बताइए साथी, अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो साथी ये 2 भागों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास है? तो अरुंधति राय के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 को। 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस थाने में आग लगा दी थी? बताइए, 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस थाने में जाकर आग लगा दिया था? तो चौरी चौरा घटना के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 78 को। मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में कौन सा युग में सही है? तो प्रचपथ पूर्व जो कि तोसली में, ये आपका ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को हल करिए। बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारी जाती है तो कितने अंक दिए जाते हैं? बताइए साथी, बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारी जाती है तो कितने अंक प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 3 अंक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 80 हल करिएगा आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी उत्तर में भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो वो यमुना नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपने भाई फाइनली 80 क्वेश्चन को तैयार किया होगा। एक बार क्लास कैसा लगा एक बार बताइए साथी। बहुत सारे मिस्टेक हुआ उसके लिए मेरे दोस्त सॉरी, जल्दी के मारे गलती हो जाता है, लेकिन साथी हमें हर एक क्वेश्चन तैयार करना है, कम समय में अधिक क्वेश्चन हमें तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए साथी हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको डेली क्लास लेना है मेरे दोस्त, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करिएगा। अब साथ ही जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो यूपी SSSC पेट एग्जाम 2025 के लिए आने वाले, क्योंकि 6 सितंबर से उनका पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।